Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for June 8, 2024. जून 7 का एक ही न्यूज़ आइटम था जो कि इंपॉर्टेंट था। और देखो अभी क्या है, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद और इलेक्शन के दिन से अभी तक आपने देखना होगा, आप देखेंगे बहुत सारा न्यूज़पेपर जो है वो केवल और केवल इलेक्शन की न्यूज़ आइटम से भरा हुआ है। जब तक सरकार नहीं बन जाती, जब तक प्राइम मिनिस्टर शपथ नहीं ले लेते, आज के पेपर में आपको दिखाऊंगा कि मैक्सिमम जो है वो पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए कल पेपर बनाने का कोई मतलब नहीं था, केवल एक दो न्यूज़ आइटम्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने कल नहीं कहना था आज। लेकिन मैं कल की जो न्यूज़ आइटम है वो कवर करा दूंगा और आज के एनालिसिस में जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। आज फिर भी 6-7 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता होगा। आप लोग लाइक ज़रूर कर रहे होंगे, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, है ना। ये चीज़ कर सकते हैं। ऐप आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं टेम्स IAS का, जहाँ पे हमारे जो नया कोर्स आया जिसमें UPSC 2025 के लिए पूरा करंट अफेयर्स और पूरा स्टैटिक प्रीलिम्स का पूरा पार्ट हम कवर करेंगे। और उसमें CSAT कोर्स भी आपका इंक्लूडेड रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। वो कोर्स हमने कर दिया है और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, एक चीज़ गारंटी, पर्सनल गारंटी है मेरी, कि आप किसी भी बड़ी कोचिंग जहाँ पे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख फीस भी लगती हो, आप हमारा कंटेंट अगर उनसे मिलाएंगे तो आपको कहीं से कहीं तक हमारा कंटेंट कम नहीं लगेगा। दैट विल बी द बेस्ट अमंग द रेस्ट। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बेस्ट अमंग द रेस्ट। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली वो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, जिनको लग रहा है कि अब सब कुछ करके देख चुका, नहीं हो रहा है और देना है, तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक आई कैन हेल्प यू इन दैट वे, है ना। आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम देयर। नीचे डिस्क्रिप्शन कार्ड में लिंक है ज्वाइन करने की और ऐप डाउनलोड करने की, आप वहाँ से देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की वो है RBI कीप्स द रेपो रेट अनचेंज। अब मेन यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ों में बात करनी थी। देखो 2 तरीके की पॉलिसीज होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसीज, एक कहलाती है फिस्कल पॉलिसीज। तो ये दोनों पॉलिसीज का मेन एम ये रहता है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सके, ठीक है ना। तो जो RBI है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से मैनेज करता है, लेकिन वो इन्फ्लेशन को डायरेक्टली नहीं मैनेज करता। वो तो कंजम्पशन को और एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू को, अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो फिस्कल पॉलिसीज मतलब जब गवर्नमेंट कोई चेंजेस करे, और मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि जब RBI अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो चेंज करे, है ना। मेनली RBI गवर्नर उसको होल्ड करता है, होस्ट करता है, इसलिए उसी के नाम पे रहती है। अदरवाइज अब तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जा चुकी है पूरी, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या टूल्स हैं RBI के पास इन ऑर्डर टू मैनेज द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है, जिसमें हमने पहले भी देखा है कि 4 ± 2% का रेट तय किया गया। मतलब इन्फ्लेशन ना तो 2% से कम होना चाहिए और ना 6% से ज़्यादा होना चाहिए। इकोनॉमी के लिए दोनों ही खतरनाक है अगर ये दोनों ही ब्रीच होते तो बीच में बहुत ज़्यादा ब्रीच हो गया था। हमने देखा था कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली कोविड के बाद से। तो उसको हमने रिकवर किया, कम करते करते अब हम उसको ले आए हैं अपने जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का रेट है वहाँ तक हम ले आए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अब मेन जो टूल रहता है RBI का, जो पॉलिसी रेट होता है, याद रखिएगा पॉलिसी रेट उनका रेपो रेट ही होता है। मतलब क्योंकि चूंकि ये रेपो रेट वो रेट है जो RBI तय करता है बाकी के बैंक्स को पैसा देने के लिए, कि मतलब अगर RBI से अगर आप पैसा मांगोगे तो RBI रेपो रेट पे आपको पैसा देगा। अब होता क्या, वैसे होता बहुत सारी चीजें हैं। एक होता है CRR, जिसको हम बोलते हैं, जो CRR होता है जिसमें कि मतलब बैंक्स कुछ अपना पैसा RBI के लॉकर में रखते हैं, उसमें रखते हैं, ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशियो के नाम से, कैश रिजर्व रेशियो के नाम से। तो RBI क्या करता है कि एक CRR तय करता है। अब मान लो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो CRR को बढ़ा दिया जाएगा। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो SLR होता है उसको बढ़ा दिया जाएगा। सेम अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो रेपो रेट को भी RBI बढ़ा देता है। तो याद रखिए कि सारे रेट जो है ना ये बढ़ जाते हैं अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है, तो अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो एक चीज़ याद रखिएगा। और अगर ये चीज़ इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन की स्थिति है और किसी तरीके से करना, तो RBI CRR घटा देगा, SLR घटा देगा और रेपो रेट भी घटा देगा, है ना, ताकि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा पहुंचे। तो ये 2 चीजें आप याद रख लीजिएगा मेनली कि किस तरह। और पॉलिसी रेट अगर आपसे कहीं पूछे कि पॉलिसी रेट क्या होता है, तो पॉलिसी रेट हमेशा रेपो रेट होता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया। फ्रंट पेज की न्यूज़ थी, मैंने आपको इसलिए उसमें दोनों चीज़ ऐड कर दी। अब यहाँ पे सेकंड न्यूज़ है कि महाराष्ट्र के मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि डूब गए रशिया की वोल्खोव रिवर में। याद रखिएगा वोल्खोव रिवर। तो ये तो मैंने बस फैक्ट आपको इसलिए बताया था कि आपको पता रहे कि मतलब ये रिवर कहाँ पर है। और ऑब्वियस सी बात है, कोई चूंकि न्यूज़ में तो आई गई है वोल्खोव रिवर, तो अगर पूछा कहीं कहाँ पर है तो ये आप याद रखिएगा कि ये इट इज़ इन रशिया, ठीक है। अब आपका न्यूज़पेपर देखो
देखो ना, आज एडिटोरियल तीसरे पेज पे ही आ गया। क्यों? क्योंकि बाकी सारे पेज पे आप आज देखेंगे कि आपका केवल और केवल पॉलिटिक्स का न्यूज़ है। तो अब यहाँ पे देखो, जो एडिटोरियल आया है उसमें आया है ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी को किस तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है। अब मैं ये आर्टिकल जो है ये आपको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू फ्रॉम देयर, जो हमारा टेमसाइज की वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पे मिशन अचूक, अब आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, आप मिशन अचूक यूपीएससी 2025 के लिए कोर्स ले सकते हैं वेबसाइट से भी, है ना। ऐप अगर आप नहीं एक्सेस कर पा रहे हो तो वेबसाइट से भी ले सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। मूव करते हैं सबसे पहले, जो हम आज प्लास्टिक्स ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी दैट फर्स्ट कि क्या है इस एडिटोरियल में। तो अब ये एडिटोरियल जो है बेसिकली वो 2-3 चीज़ों पे बात कर रहा है। एक तो ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी के बारे में, और दूसरा इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स के बारे में। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स मतलब कि जो नॉर्मली ऐसे कचरा बिनने वाले लोग होते हैं ना, जो इनफॉर्मली कचरा बिनते रहते हैं, उनका क्या योगदान रहेगा और उनको किस तरीके से हमको इंक्लूड करना चाहिए इन ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी। तो सबसे पहले ऑथर ने प्रॉब्लम बताई है। प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और बहुत कम क्वांटिटी है प्लास्टिक्स की जो एक्चुअली में रिसाइकल हो रही है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम है कि इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेस्ट कलेक्शन में या रिसाइकलिंग में, लेकिन बहुत ज़्यादा वो वल्नरेबिलिटी और एक्सक्लूजन फेस करते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ भी जो आते होंगे, कुछ तो नगर निगम से आते हैं, जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाले करके आते हैं, और कुछ आते हैं जैसे सोसाइटी ने किसी को रख लिया, हायर कर लिया, या किसी बंदे ने किसी को पैसा दे दिया कि भाई चलो ठीक है तुम मिल लेना इसे। तो ये इनफॉर्मल हो गए ना। तो अब ये हो गए, तो अब ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स का। यहाँ देखो लिखा है, दे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द प्लास्टिक पोल्यूशन बाय कलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग द रिसाइक्लेबल्स। तो ये जो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कचरा बिनने वाले आते हैं जो प्लास्टिक्स बिनते रहते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट ये एलिविएट करते हैं फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट। म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट का बर्डन नहीं आने देते। एंड सर्कुलर इकोनॉमी में, जो रीयूज और रिसाइकल की इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली जो है, यूएनईए जो है, उसने 2022 में नैरोबी केन्या में जाकर के एक समिट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ग्लोबल प्लास्टिक क्राइसिस को दूर करने के लिए हमको एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी लाने की जरूरत है। तो 175 नेशंस, 175 देशों ने ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन ये लाने की बात की थी, और इसमें बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। एक नेगोशिएशन पैनल भी बनाया गया है जो कि इस तरीके से मतलब नेगोशिएट कर रहा है अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन फॉर दिस ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी, और इसको 2025 तक इंप्लीमेंट करने की सोची जा रही है। ठीक है ना। तो इसी में ऑथर ने कहा है कि भैया हमको करना ये चाहिए कि इस ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी में ये इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स हैं, इनको भी इंक्लूड करने की जरूरत है, और इस इनफॉर्मल वेस्ट पिकर की जो कैटेगरी है इसको फॉर्मलाइज करने की और इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ताकि इसको वेस्ट पिकर्स की फॉर्मलाइज कैटेगरी में इंटीग्रेट किया जा सके एंड इनके नॉलेज और स्किल्स का यूज किया जा सके फॉर द पॉलिसी डेवलपमेंट एंड ऑल, है ना। ऑथर ने इंडिया का रोल बताया कि इंडिया एडवोकेट्स फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट and countries informal waste pickers are essential to its waste management system, and India also needs to consider कि किस तरीके से ये legally इनको migrate कर सकते हैं from the informal sector to the formal waste picking sector, ठीक है ना। and I hope you got clarity regarding that। इसीलिए ट्रीटी को चेंज करने की बात की गई और कहा गया कि भाई वेस्ट पिकर्स के पर्सपेक्टिव से भी आप सोचें, उनके लाइवलीहुड को भी, उनको भी इंक्लूड करें, उनके लिए भी सोशल जस्टिस प्रोवाइड करें, एंड तभी जाकर के अगर हम इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स को टैप कर पाए तो हम सस्टेनेबल फ्यूचर देख पाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग देखो प्लास्टिक्स के टाइप हैं, आप देख सकते हैं। एक है देखो पीईटी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीइथाइलिन टेरिप्थलेट, इसमें वाटर बॉटल, जार्स, कैप्स ये सब आते हैं। देन हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन जो होती है उसमें शैम्पू बॉटल्स, ग्रॉसरी बैग्स आते हैं। देन पीवीसी जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, शीटिंग्स ये सब आते हैं। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन होता है, उसमें ब्रेड बैग्स, प्लास्टिक फिल्म्स ये सब आते हैं। देन पॉलीप्रोपाइलिन जो योगर्ट, कप्स, स्ट्रॉज, हैंगर्स आते हैं। पॉलिस्टरीन, इसमें टेक अवे एंड हार्ड पैकेजिंग टॉयज आते हैं। एंड फिर जो अदर में आता है बेबी बॉटल्स, नायलॉन, सीडीज एक्सेट्रा। तो ये आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा एडिटोरियल जाना, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सारी जाना। देखो ये पूरा पॉलिटिक्स का चल रहा है, पूरा पॉलिटिक्स, कहाँ पे बीजेपी से गलती हुई, कहाँ पे कांग्रेस से गलती हुई, कहाँ पे दोनों से गलती हुई, कहाँ पे दोनों से अच्छा हुआ, कहाँ टीएमसी कहाँ जीत गई, यहाँ क्या हो गया, वहाँ क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल में।
अब हम आते हैं केरला के एक न्यूज आर्टिकल में जिसमें है फिश किल के बारे में। जो पेरियार नदी है वहां पे तो लेटेस्ट देखा गया है कि बहुत सारी जो मछलियां थी वहां मरी पाई गई। एंड 21 और 22 मई को इट हैज ब्रॉट इन द लाइट द अनकंट्रोल्ड पोल्यूशन ऑफ द रिवर। तो जो पेरियार नदी उतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो यही सारी चीजें इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ मिजरी। एंड ऑब्वियसली बात है, जो लोग इस पर डिपेंडेंट है फिशरीज पे और इन सब पे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये उसकी बात है। अब हम यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जब आर्टिकल में तो चलो जो आया था हमने बता दिया न्यूज़ में क्या था, लेकिन पेरियार जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई है तो उसके बारे में तो जानना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे पेरियार का अगर आप मैप देखें तो दिस इज द मैप ऑफ द पेरियार रिवर। ये आप पूरा जो ये फ्लो दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये पेरियार रिवर का ही फ्लो दिख रहा है। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक इडुक्की रिजर्वायर है। इसमें इसी के एरिया में, बेसिन एरिया में पेरियार टाइगर रिजर्व आता है। मुल्ला पेरियार डैम जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड डैम है बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला, वो भी इसी पे आता है। देन यहाँ पे ही इसी के एरिया में आता है सुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला एरिया, है ना। और ऑब्वियसली बात है ये पूरा इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो जो पेरियार रिवर ओरिजिनेट होती है वो होती है शिवागिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। शिवगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स के वहाँ से होती है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे। एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स द स्टेट इनटू द स्टेट ऑफ केरला। और तमिलनाडु वाले रीजन में आता है ये, याद रखिएगा। जो शिवगिरी हिल्स है वो तमिलनाडु वाले रीजन में आता है, वहां से इसका ओरिजिन होता है शिवगिरी हिल से। और उसके बाद ये फ्लो करती है वेस्टवर्ड। तो याद रखिएगा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है ना, वेस्ट की तरफ फ्लो होगी। एंड फिर ये एम्प्टी होती है जाकर के पहले वेम्बनाड उसमें लेक में, वेम्बनाड लेक से फिर फाइनली अरेबियन सी में जाती है। तो वेम्बनाड से फिर अरेबियन लेक से, अरेबियन सी से फिर इसमें इडुक्की डैम जो सिचुएटेड है पेरियार रिवर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है केरला के लिए। मुल्ला पेरियार डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखिएगा मुल्ला पेरियार जो डैम है, दो नदियाँ हैं, मुल्लयार और पेरियार नदी का कॉन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। पेरियार रिवर की लेंथ जो होती है लगभग 244 किलोमीटर लॉन्ग है। ये वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है, केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रहा होगा, मुथिरा पूजा एंड मुलयार, चेरुथोनी, पेरिंजन कुट्टी। तो ये रिवर की ट्रिब्यूटरीज है एंड दे कंट्रीब्यूट टू द पेरियार रिवर्स फ्लो एंड एनहांस इट्स कैपेसिटी। और आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बहुत ज़्यादा लाइफ डिपेंडेंट है, लाइफ लाइन कहलाती है केरला की तो पेरियार रिवर वैसे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूज़ है डिजिटल इन पेमेंट्स इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म सून टू कर्व फ्रॉड। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, डिजिटल पेमेंट के चूंकि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। डिजिटल पेमेंट में बहुत सारे फ्रॉड आपने देखे होंगे, QR कोड बेस्ड फ्रॉड हो गए, आपके बहुत सारे फ्रॉड है अलग अलग तरीके के। तो यहाँ पे अब एक नीड देखी गई है कि ज़रूरत है एक ऐसे सिस्टम की जो कि प्रिवेंट कर सके और मिटिगेट कर सके इस तरीके के फ्रॉड्स को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और इट विल बी फॉर द नेटवर्क लेवल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम डेटा शेयरिंग अक्रॉस द डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम। तो डिजिटल पेमेंट का जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें रियल टाइम में नेटवर्क शेयरिंग, रियल टाइम में इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ये बनाया जाएगा प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड ये जो है बहुत जल्दी कंस्टिट्यूट होने वाला है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस बोर्ड, तो ये याद रखेगा इसके बारे में। एंड विद द अडॉप्शन ऑफ ई मैंडेट्स फॉर रिकरिंग पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस हैव बीन इंक्रीजिंग। अब ऑब्वियस सी बात है जिस तरीके से ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं ऑनलाइन, है ना, उसके चक्कर में और फास्ट टैग में कहीं पेमेंट कट रहा है, कहीं पे कुछ कहीं पेमेंट कट रहा है। तो अब ऐसे में डिजिटल फ्रॉड्स ही बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए बेसिकली अब ये डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। आसियान FTA, अब आपको याद रखना है कि इंडिया का FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आसियान के साथ है। अभी बीच में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था, है ना, याद होगा आपको। UAE के साथ हमारा हो चुका है, हमारा वियतनाम के साथ है, हमारा जापान के साथ है, इन सारी कंट्रीज के साथ है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और तो ये भूलिएगा नहीं, बहुत सारी कंट्री, वैसे 50 से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, लेकिन ये तो आपको मेन कुछ कुछ याद रखने ही पड़ेंगे। याद रखिएगा आसियान के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम बोलते हैं AITGA,
आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, AITGA बोलते हैं। और अभी उसके टर्म्स को रिव्यू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया कह रहा है कि भाई जब से हमने आपका ज्वाइन किया है ये सिस्टम, हमारा तो ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया है, हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, हमारा मार्केट तो कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ आथर ने यहाँ पे कही कि इंडिया के लिए एक कंसर्न है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, जिसके लिए इंडिया कह रहा है कि भाई डिस्प्रपोर्शनेट है इसके टर्म्स, उसको हम चेंज करें और थोड़ा टैरिफ को कम करवाने की कोशिश करें। आसियान में 10 मेंबर्स हैं। कौन कौन से 10 मेंबर्स हैं याद रखिएगा? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, ब्रुनई दारुसलम जिसको बोलते हैं, वियतनाम है, लाओस है और म्यांमार है, कंबोडिया है। तो याद रखेगा लाओस आई थिंक इसमें ऐसी जो पूरी लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं, लैंडलॉक्ड है पूरा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब टोल कलेक्शन के लिए एक नया सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के लिए यहाँ पे NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसने भैया मांगा है, EOI मांगा है कि भैया आप लोग कौन कौन इंटरेस्टेड हैं और उसके बेसिस पे हम डेवलप करेंगे एक टोल प्लाजा में जो भी 2 लेन्स नई बनाई जाएंगी जो कि सैटेलाइट बेस्ड रहेगी। सैटेलाइट बेस्ड रहेगी मतलब GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से वो उसका टोल कलेक्शन होगा सैटेलाइट के माध्यम से। और यहाँ पे GNSS व्हीकल्स जो रहेंगे जिनका टोल उसके थ्रू कट जाएगा सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम के थ्रू, तो वो वहाँ से निकल सकते हैं बिना किसी उसके रोकथाम के ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो आज की न्यूज़पेपर वाला पार्ट तो यही था। अब हम कल की एक न्यूज़ जो मैं आपको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट है और जो रह गई है, तो वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। यस, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2029 नवंबर, ये पीस एंड ट्रूस पे ये एक आर्टिकल आया था बेसिकली। COP29 एक तो याद रखेगा इस साल नवंबर में होने वाला है, और कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है आपका अजरबैजान में, ठीक है ना। एक तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि COP29 कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है अजरबैजान में। और इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ ये भी है कि जो इसमें टारगेट रहेगा, आई थिंक ये वाइट कलर से लिख दिया है, देखो ना, ये देखो वाइट कलर से लिख दिया गया है इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, मेरे को याद है। तो इसमें अजरबैजान में जो मेन है ट्रूस, उन्होंने एक सजेस्ट किया है अजरबैजान ने अभी से इसमें एक ट्रूस ट्रीटी कही कि भाई कि आपको ट्रूस का हम मौका दे रहे हैं। और ट्रूस किस तरीके से? ये रशिया यूक्रेन के लिए मेनली, कि भाई वॉर का टाइम नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए सोचने का टाइम है। और अगर आप इन्वायरमेंट के लिए सोचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से मतलब वॉर ना करें, पीसफुल इन्वायरमेंट पर करें, कैनन्स ना फायर हो। तो जो टर्म यूज हुआ था कि देयर शुड नॉट बी एनी कैनन फायरिंग, तो यही है ट्रूस जो सजेस्ट किया गया है फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस इन द 29th COP, ठीक है ना। और उसी में एक और चीज़ आई थी कि किस तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको उनका ड्यू नहीं मिल रहा है। उनको उनका ड्यू क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि याद होगा आपको एक 2009 में जब कोपेनहेगन समिट हुआ था, COP का जब 2009 में कोपेनहेगन में हुआ था, तो ये कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को $20 बिलियन के आसपास पैसा देंगी, बट वो पैसा आज तक मिला नहीं है। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज परेशान है क्योंकि वो शिफ्ट नहीं कर पा रही हैं टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज डू एक्शन, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।